हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 14th वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री की गोल्ड एज यानी स्वर्ण काल कहे जाने वाले गुप्ता एम्पायर के बारे में बताऊंगा। और गुप्ता एम्पायर के अंदर हम मेनली चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद इंडिया में हुए फॉरेन इनकर्जन्स यानी विदेशी आक्रमणों के बारे में बताया था। और फॉरेन इनकर्जन्स में लास्ट में हमने कुषाण डायनेस्टी के बारे में जाना था। और जो कुषाण डायनेस्टी थी ये 3rd सेंचुरी AD में ख़त्म हो चुकी थी। तो कुषाण वंश के ख़त्म होने के बाद गुप्त शासकों ने उत्तर भारत में यानी इस एरिया में शासन शुरू किया था। इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया से की थी। और ऐसा माना जाता है कि जो ये गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था यानी फाउंडर था वो था श्रीगुप्त। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि वो इस वंश का सबसे पहला प्रभावशाली रूलर था। तो चलिए अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त 319 AD में शासक बना था। तो देखिए, जो यहाँ पर AD लिखा है इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसे हिंदी में ईस्वी भी कहते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो उनमें मैं डेट के बाद BC वर्ड का यूज़ कर रहा था। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तो देखिए, ईसा मसीह का जन्म 1 में हुआ था यानी 1 में हुआ था। तो 1 से पहले का जो टाइम था उसे ही ईसा पूर्व या BC कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम था उसे AD या एनो डोमिनी कहते हैं। और इसे ईस्वी से हिंदी में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BC से लेकर 1900 BC तक थी। तो देखिए, यहाँ पर BC वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से पहले की है। इसी तरह ऋग्वैदिक एज थी, गौतम बुद्ध का जन्म था, ये सभी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। तभी हम इनके सन के बाद BC लगाते हैं। वहीं अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो इसकी स्थापना ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी। तो इसके सन के बाद हम AD या ईस्वी लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको BC और AD में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने हर डेट में BC यानी बिफोर क्राइस्ट वर्ड का यूज़ किया था। और अब जितनी भी अगली वीडियो आएंगी उनमें मैं AD वर्ड का यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर BC और AD में डिफरेंस बताना उचित समझा था। तो चलिए अब दोबारा चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वह 319 AD में रूलर बना था। और जब वो रूलर बना तो उसने कैलेंडर शुरू किया यानी एक नया संवत शुरू करा, और उस संवत का नाम था गुप्त संवत। साथ ही चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। और उसके बहुत से सिक्कों में उसने कुमार देवी का नाम भी लिखवाया था। चंद्रगुप्त वन के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त अगला एम्परर बना। और उससे जुड़े बहुत से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो ये समुद्रगुप्त था इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ से मिलती है, और इसे ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। और इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में भी बताया गया है। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति था इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया, जिसे उस टाइम पे आर्यावर्त कहते थे, उसके 9 राज्यों को युद्ध में जीता था। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, इसलिए उसे उसकी बहादुरी और युद्ध में लड़ने के कौशल की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और समुद्रगुप्त को ये नाम विंसेंट स्मिथ ने दिया था। और साथ ही जब समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान पूरे किए थे तब उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद उसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। साथ ही एक चाइनीज सोर्स में ऐसा लिखा गया है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया, जो कि आज बिहार में है, वहाँ एक गौतम बुद्ध का मंदिर बनवाना चाहा था। तो उसने उसके लिए मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना एक दूत भेजा, और समुद्रगुप्त ने मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी। और बाद में ये मंदिर जो था वो बाद में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना था।
तो समुद्रगुप्त विजेता तो था ही, साथ ही वो एक कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने एक महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी संरक्षण दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समुद्रगुप्त के बारे में भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड अगला एम्परर बना। वो 375 एडी में शासक बना था और चंद्रगुप्त सेकंड या कहें चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, इसलिए उसका दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टेन्योर में ही गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ। उसने विवाह और युद्ध करके अपने एम्पायर को बहुत दूर दूर तक फैलाया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की युद्ध के बाद की जो विजय थी उसके बारे में उसने उसके उदयगिरी के अभिलेख में भी जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है उदयगिरी अभिलेख से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत सी उपाधियां भी धारण की थी। उसने विक्रमादित्य के अलावा विक्रमांक, परम भागवत और साथ ही सकारी की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों के रूलर रुद्र सिंह थर्ड को युद्ध में हराया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में ही सकारी की उपाधि धारण की थी। साथ ही उसने दिल्ली में जो महरौली है वहाँ आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ को भी बनाया था। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि लौह स्तंभ को किसने बनाया था, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड या कहें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवगुप्त, देवराज और देवर्षि भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी और उसकी सेकंड कैपिटल यानी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। और गुप्त एम्पायर के टाइम में ये जो उज्जैनी था और पाटलिपुत्र था ये एजुकेशन के, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, घटपरक और वराहमिहिर और वररुचि जैसे नवरत्न रहते थे। तो देखिए कालिदास भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो कालिदास के 5 फेमस ग्रंथ हैं जिनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम और मालविकाग्निमित्र ग्रंथों को लिखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही 399 एडी में फेमस चीनी यात्री फाहियान भी इंडिया आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल था वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।